कहाँ पत्थरबाजी हो रही है। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था हम लोग सरकार में भी आएंगे, लेकिन हम तब भी खुश थे। हम अपोजिशन में होते थे और अपोजिशन करते थे। हमें ये बातें भी सुननी पड़ती थी कि भारतीय जनता पार्टी ये इश्यूज तभी निकालती है जब इलेक्शन का टाइम आता है। टोल प्लाजा एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा रहा जिस पर लोगों में आक्रोश देखने को मिला। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ क्लियर करूं, हमने ये जम्मू कश्मीर की जनता के साथ कमिटमेंट किया है कि हम टोल प्लाजा हटाएंगे। जो बोतल में से जिन बाहर आना चाहिए वो सिर्फ झांक है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का अगर लीडर या पॉलिटिशियन इन चीज़ों में होगा, इन स्कैम्स में उसके नाम आएंगे, उनको सेंट्रल हाई कमांड नहीं बख्शेगी। हम लोग प्रोटेस्ट किया करते थे और हमारे प्रोटेस्ट बहुत ज़बरदस्त हुआ करते थे। नमस्कार तमाम दर्शकों और श्रोताओं का एक मर्तबा फिर से स्वागत है स्टेट समाचार के इस कार्यक्रम विशेष में। हर बार की तरह इस दफ़ा भी हमारे साथ एक राजनीतिक शख्सियत मौजूद है और मुख्तसर शब्दों में कहूँ तो चुनावी दौर है और इस दौर में ये अपेक्षित होता ही है कि तमाम सियासी दलों के वो महानुभवी लोगों के साथ गंभीरता से मनन किया जाए और उन तमाम मुद्दों पर, या यूँ कहें कि उन ज्वलंत समस्याओं पर गंभीरता से विश्लेषण किया जाए, आत्ममंथन किया जाए जो जुड़ी हैं आम आदमी के साथ। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्य स्तरीय प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी सत्ता आसीन है, मरकज में, केंद्र में तो एक तरह की ये हिस्ट्री है। दूसरी मर्तबा जैसे कांग्रेस ने अपने आप को दोहराया था, वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दूसरी मर्तबा सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बनी और ये भी पीएम मोदी की अगुवाई में ही हुआ कि जम्मू कश्मीर में सत्ता सुख भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुआ। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जम्मू के हितों को साधने का दावा भारतीय जनता पार्टी आरंभ से ही करती चली आ रही है। मौजूदा परिस्थितियों में आप भारतीय जनता पार्टी को लोगों के बीच, उस जनाधार के बीच जो आम आदमी से जुड़ा है, उसकी तमाम समस्याओं, मुश्किलों, किल्लतों से जुड़ा है और उन बुनियादी ज़रूरतों से जुड़ा है, कहाँ महसूस करते हैं? देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर को लेके भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग शुरू से रही है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो भी जंग लड़ी है जम्मू में, जम्मू के लोगों के लिए लड़ी है। हमेशा हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए और हमेशा हम लोग अपोजिशन में एक ऐसी पार्टी बन के रहे। हमने जम्मू में जब जब जम्मू के ऊपर कोई बात आई, कोई ऐसा डोगरों के ऊपर, जम्मू के लोगों के ऊपर कुछ भी इशू बने, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी हुआ करती थी, मुझे याद है कि हम ही लोग प्रोटेस्ट किया करते थे और हमारे प्रोटेस्ट बहुत ज़बरदस्त हुआ करते थे। और हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था हम लोग सरकार में भी आएंगे, लेकिन हम तब भी खुश थे। हम अपोजिशन में होते थे और अपोजिशन करते थे। पार्टी ने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया। हमारे जो लीडरशिप थी जम्मू की, सभी ने बहुत हार्ड वर्क किया और स्पेशली हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जो वर्किंग होती है वो मुझे नहीं लगता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता उस ढंग से वर्किंग करते होंगे पूरे देश में। और सेंट्रल हाई कमांड का काम करना, सेंट्रल हाई कमांड भी हमेशा बहुत स्ट्रांग रही अपोजिशन में। देश में हमने रैलीज़ निकाली, बहुत कुछ किया और हमारे बहुत जो मेन मुद्दे थे हम उनको लेके चलते थे। शुरू से भारतीय जनता पार्टी अपने इश्यूज़ के लेके चलती रही, चाहे उसमें मैं अगर पुरानी बात करूं, राम जन्मभूमि की बात करो, आप आर्टिकल 370 की बात करो, 35A की बात करो, ट्रिपल तलाक की बात करो। और हमें ये बातें भी सुननी पड़ती थी कि भारतीय जनता पार्टी ये इश्यूज़ तभी निकालती है जब इलेक्शन का टाइम आता है। बहुत हमने ये बातें सुनी अपोजिशन के लोगों से। प्रोग्राम्स में हमें जर्नलिस्ट ये सवाल करते थे और हम लोग अपना काम करते रहे, मेहनत करते रहे। हमारा 135 करोड़ आज की डेट में देश की जनता इस चीज़ को जानती है और लोगों को अब जाके एहसास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो चीज़ कहती है वो करती है। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल एक पृष्ठभूमि में आपने खाका खींच दिया। अब हम ज़रा कुछ ऐसे सवालों की तरफ चलें जो मैं बिना किसी लाग लपेट के आपसे पूछना चाहूँगा। पहली बात, जन अपेक्षाएं बढ़ी थी भारतीय जनता पार्टी से। आपने जिक्र किया कुछ आंदोलनों का, तो मैं सीधी बात करता हूं। भूमि आंदोलन एक बड़ा आंदोलन था। 1 से आप 11 हुए और 11 से अंततः 25 हुए और आप
सत्ता आसीन हुए, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ गठबंधन किया। एक बड़ा एक्सक्यूज जो रहता है हर पॉलिटिकल पार्टी का कि त्रिशंकु जनादेश के बावजूद भी जनता के मत को सम्मान देने के लिए सरकार बनी। सरकार बनने के तुरंत बाद से ही बड़ी सारी कंट्रोवर्सीज बनती चली गई। मैं उनमें न जाकर आपसे कुछ अहम तरीन जो मुद्दे जुड़े हुए हैं आज एक आम आदमी के जहन में जो कहीं ना कहीं खटकते हैं। पहली बात मैं करूंगा टोल प्लाजास की। टोल प्लाजा एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा रहा जिस पर लोगों में आक्रोश देखने को मिला। और अगर हम कुछ माह पहले संपन्न हुए बीडीसी चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को औसतन उसमें नुकसान भी हुआ। और शायद यही कारण रहा कि आपकी पार्टी के राज्य अध्यक्ष ने एक संवाददाता सम्मेलन उसके तुरंत बाद किया और ये दावा किया कि एक चिट्ठी लिखी गई है, मैं सरोर टोल प्लाजा की बात कर रहा हूँ, जिसके बाद कठुआ लखनपुर वाला टोल भी लगा। नितिन गडकरी का उन्होंने हवाला दिया। निस्संदेह किसी भी सरकार के लिए कर वसूलना उसका एक बुनियादी अख्तियार होता है सरकार चलाने के लिए, लेकिन लोगों को, जम्मू के लोगों को यूं लग रहा है कि उन पर धड़ाधड़ एक के बाद एक टोल प्लाजा थोपते चले गए। क्या इससे पार्टी को नुकसान होगा? देखिए, मैं पार्टी सोच से हट के आपको बात कहूँ, टोल प्लाजा हम यहाँ से अगर पंजाब जाते हैं तो हमें शायद 4 या 5 जगहों पे टोल प्लाजा देना पड़ता है। वो क्यों देना पड़ता है वो आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, और वहाँ के लोग भी समझते हैं पंजाब के। लेकिन हमारी स्टेट की, जम्मू कश्मीर स्टेट की हमेशा एक बदकिस्मती रही कि यहाँ के अवाम जिस तरह से पिसता रहा, जिन हालात में हम लोग रहे हैं हमेशा, हम लोगों ने कभी देने का सोचा ही नहीं। ठीक है। और जब ये टोल प्लाजास का लगना स्टार्ट हुआ, ठीक है, सेंट्रल हाई कमांड का डिसीज़न था, नितिन गडकरी साहब इसके मंत्रालय के हेड हैं, मंत्री हैं, उनके डिपार्टमेंट की तरफ से ये आया, तो यहाँ पे टोल प्लाजास लगे और लोगों ने बड़ा गुस्सा बहुत जताया, भारतीय जनता पार्टी पे जताया। हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी। और आपको ये चीज़ मैं क्लियर करूँ, हमारे प्रेसिडेंट साहब रविंदर रैना साहब ने उस टाइम पे भी नितिन गडकरी साहब के साथ काफ़ी बड़ा इंटरेक्शन किया इश्यूज़ के ऊपर लेके, लेटर भी लिखा, उन्होंने मीडिया के सामने भी ये बात दोहराई कि मैंने बात की है और इन चीज़ों को हम हटाएंगे। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ क्लियर करूं, हमने ये जम्मू कश्मीर की जनता के साथ कमिटमेंट किया है कि हम टोल प्लाजास हटाएंगे। हमारे प्रेसिडेंट ने कमिटमेंट किया हुआ है और ये आप देखिएगा, ये गुड न्यूज़ किसी वक्त भी जम्मू के लोगों को आ जाएगी कि वाकया में टोल प्लाजा हटा दिए गए, क्योंकि हमारे कमिटमेंट्स कभी हवा में नहीं होते, झूठे कमिटमेंट्स भारतीय जनता पार्टी करती नहीं है। और जहाँ तक हमारे प्रेसिडेंट की जब बात आ जाती है, अगर प्रेसिडेंट कोई बात कहता है हमारा, उसको लाइट में नहीं आवाम को लेना चाहिए, वो पत्थर पे लकीर होती है और वो उस कोशिश में आज भी लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि उसकी गुड न्यूज़ जम्मू के आवाम को आएगी और लोग उस टाइम पर कहेंगे वाकया रविंदर रैना साहब ने ये कमिटमेंट किया था, ये पूरा किया। डॉक्टर साहब, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। धारा 370 की टूटन को भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानती है। बेशक हम ये कहें तो कहीं ना कहीं कश्मीर समस्या जो करीब करीब 3.5 दशकों से एक नासूर की तरह पूरे देश के लिए एक ऐसा नासूर बन के रही जिसकी टीसें आप कश्मीरी अवाम के दिलों में भी देख सकते हैं और उन तमाम देश भर के शहीद हुए जवानों के परिजनों के दिलों में भी देख सकते हैं। धारा 370 का आंशिक रूप से या उसकी कुछ एक धाराओं की टूटन, जिसमें 35A का जिक्र भी आपने किया, उसके बाद यूटी बनने पर, केंद्र शासित प्रदेश होने पर निस्संदेह था कि जो नियम कायदे कानून थे उनमें बदलाव आना था। और ये भी सच है कि खास तौर से जो पाक विस्थापित रिफ्यूजी थे उनको उनका वो लोकतांत्रिक अधिकार आज़ादी के बाद से जो अब तक नहीं मिला था वो मिला, ये उपलब्धि है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके साथ साथ जैसे भूमि लैंड लॉज की बात आती है, भूमि से जुड़े कानूनों की बात आती है, पिछले दिनों बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। धारा 370 की टूटन को आप कैसे देखते हैं और क्या आने वाले वक्त में जो कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल है, जो एग्जिस्टिंग परिस्थितियां हैं कश्मीर की, आपको उसमें कोई सुधार नज़र आता है? देखिए, धारा 370 और 35A की जब बात आती है वो हमारा कमिटमेंट था और उसको हटाने के लिए भी एक बड़े दिल वाले सरकार चाहिए थी सेंटर में।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब और होम मिनिस्टर साहब, उनकी टीम काफ़ी लंबे टाइम पे इन चीज़ों के ऊपर स्टडीज़ किया जा रहा था और लीगली किया जा रहा था, एक एक्सपर्ट्स की टीम के अंडर किया जा रहा था। और वो एक अच्छा वक्त आया, हमने उसको हटाया और जड़ से उखाड़ के फेंका। जहाँ तक कश्मीर की रीजनल पार्टीज़ की बात करते हो, ये लोगों ने 370-35A इन लोगों ने अपने फ़ायदों के लिए रखा था। मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, ये रीजनल पार्टीज़ के लोग चंद गिनी चुनी फैमिलीज़ थी जो जम्मू कश्मीर पे हुकूमत चलाते रहे। इन वजहों की वजह से इन्होंने अपने आप को, अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबियों को, अपने बिजनेस पार्टनर्स को फ़ायदे पहुँचाए। और मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करूं, कश्मीर का जो एक ज़मीनी सतह का आवाम था, गरीब आवाम था, वो पिसता चला गया हुआ था, बर्बाद हो गए हुए थे कश्मीर के लोग। उन गरीब लोगों के बच्चों के हाथों में पत्थर दे के सियासतें चलाएंगी, पत्थरबाजी करवा के हुकूमतें बनाई भी जाती थी। श्रीनगर में पत्थरबाजी करके हुकूमतें बनाई भी जाती थी, सब रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में था। और बदकिस्मती रही, सेंटर में ऐसी सरकारें रहती थी, जब जब श्रीनगर में पत्थरबाजी होती थी, बंद की कॉल्स होती थी, वो सरकारें, उस टाइम की सरकारों की बात मैं कर रहा हूँ, यूपीए की सरकारों की, वो लोग घुटने टेकते थे इनके आगे, इनकी मनमानियाँ मानी जाती थी, इनको ब्रीफ केस में पैसा भेजा जाता था और वो हड़तालें भी खुल जाती थी, कुछ टाइम के लिए पत्थरबाजी भी बंद हो जाती थी। आज की डेट में आप देखो कहाँ पत्थरबाजी हो रही है। आज की डेट में कश्मीर का आम आवाम जान चुका है कि हम लोग इन लोगों के हाथों में खेलते रहे हैं, अपनी बर्बादियां करवाते रहे हैं, अपने बच्चे मरवाते रहे हैं। ठीक है, बहुत कुछ हुआ, बहुत बहनों ने अपने सुहाग उजड़ गए उनके इन हालात में, बहुत माओं ने अपने बेटे खोए, बहुत कुछ कश्मीर में हुआ। जितनी बर्बादी कश्मीर में हुई है, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की किसी भी जगह पे हुई होगी, और कश्मीर अवाम ने इस चीज़ को सफ़र किया है। भारतीय जनता पार्टी का पावर में आना, सेंटर में प्रधानमंत्री साहब का लाल किले से जो ऐलान करना, उन्होंने अपने वादे के ऊपर खरे उतरे। और प्रधानमंत्री साहब की बहुत बड़ी बात है कि जब दिवाली का त्यौहार आया वो कश्मीर में आए। हर चीज़ में, छोटी छोटी बातों में अगर 24/7 देखा जाए, प्रधानमंत्री साहब, उनकी टीम, हमारे MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जम्मू कश्मीर को लेके बहुत सीरियस रहते हैं। और बहुत सारे आपने देखा होगा वहाँ से ऑर्डर्स भी आते हैं, बाद में उनमें अमेंडमेंट भी की जाती हैं जब उनको लगता है कि नहीं, जम्मू के अवाम को कहीं नुकसान हो रहा है, कश्मीर के यूथ को नुकसान हो रहा है, तो उन चीज़ों में भी चेंजेस भी कर रहे हैं वो। लेकिन अभी भी आने वाले टाइम पे जो देखिए, जब यूटी बन गई है, बहुत सारी चीज़ें, ऐसे रूल रेगुलेशन यहाँ पे बने हुए हैं जो उन लोगों के लिए बने हुए हैं। अभी भी बहुत कुछ चेंज होगा और इस चीज़ को ट्रैक पे आते आते बहुत टाइम लगेगा। इस चीज़ को आवाम को हमारा पे भरोसा करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी पे, सेंटर की लीडरशिप के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। और जब एक ट्रैक के ऊपर स्मूथली ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, तब एक नया जम्मू कश्मीर सारी दुनिया के सामने नजर आएगा। ताहिर साहब, हम कम शब्दों में इसी सवाल को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। आपने कहा एक बड़ी उपलब्धि है, मान लिया। एक तरफ जब धारा 370 को तोड़ा गया या उसके कुछ हिस्सों को आंशिक तौर पर तोड़ा गया, मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि पाक विस्थापित जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज थे, उनको वास्तव में एक बड़ा, गोरखास को, वाल्मीकि को, जो उनके साथ जुड़े बाकी भी समुदाय हैं, आप उनको भी बिल्कुल इसमें गिन सकते हैं, ये सच बात है। मेरा सवाल ये है कि आज पुनः ये दावा आपकी पार्टी की आला कमान के नेता लोग कर रहे हैं कि हम स्टेटहुड वापस देंगे, तो क्या ये ज़्यादा बेहतर नहीं होता? जब इसकी टूटन की बात थी तो उस वक्त इस तरीके से लॉज एलेबोरेट किए जाते कि ये स्टेटहुड वापसी की बात दोबारा ना करनी पड़ती। देखिए, JNK को सेंट्रल हाई कमांड का कमिटमेंट है कि हम स्टेटहुड वापस देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी यूनियन टेरिटरी को स्टेट में कन्वर्ट किया जाएगा। अभी बहुत सी माइनर सर्जरीज होनी हैं जम्मू कश्मीर में, मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। और जब प्रॉपर सर्जरीज हो जाएंगी, जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से इन्फेक्शन से फ्री कर लिया जाएगा। हमें लगेगा कि अब जम्मू कश्मीर के हर घर को प्रॉपर हिस्सा मिलेगा, जम्मू के यूथ को भी मिलेगा, श्रीनगर के यूथ को भी मिलेगा, प्रॉपर डेवलपमेंट होगी, वहाँ से जो फंड्स आएंगे प्रॉपर ढंग से डिस्ट्रीब्यूशंस होंगी। पहले वाली वो जो बंदर बांट हुआ करती थी कि 80% वहाँ पे और 20% यहाँ पे, और जो 80% होता था वो भी कहाँ जाता था, वो अभी उन चीज़ों के हिसाब किताब सेंट्रल हाई कमांड देख रही है कि वो पैसा इतना आता रहा। डल, हम आई थिंक आप और मैं बचपन से हम लोग सुन रहे हैं कि डल को साफ़ किया जा रहा था, डल कहाँ साफ़ हुआ, कितना पैसा आया, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सोचने वाली बातें हैं, वो चीज़ें क्लियर होंगी।
मुझे लगता है इंशाल्लाह स्टेट भी बनेगी दोबारा। हमारी डिमोशन हुई है, हमारी प्रमोशन भी होगी। ये जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ प्रधानमंत्री साहब का, होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट हाउस में, राज्यसभा में ये चीज़ कही है। उनकी कही हुई बात पत्थर पे लकीर होती है। ये सारी चीज़ें वापस चलिए, लेकिन प्रॉपर सिस्टम के साथ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपने धारा 370 पे बात हमने की। अब इसके बाद एक नई और जो संभावित इस वक्त राजनीतिक घटनाक्रम जो बन रहा है, रोशनी घोटाले के एकाएक जो वो तमाम बड़े नाम थे वो सामने आए, और ऐसे वक्त में आए जब चुनाव सर पे थे। ये आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि इस वक्त जिन नामों का खुलासा किया जा रहा है, जिसमें सीधी बात मैं करता हूं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम आया, और अब्दुल्ला परिवार पर यह आरोप लगा कि उन्होंने सरकारी ज़मीन हड़पी है, और उनके साथ बड़े सारे आला दर्जे के नेता, जिसमें कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी नेता शामिल हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि रोशनी स्कैम में जो सूची है, मान के चले हम 700 से 800 लोग हैं, 800 से 1000 लोग हैं, वो जो बोतल में से जिन बाहर आना चाहिए वो सिर्फ झांक रहा है। 2 4 6 नाम आते हैं एक दिन, फिर दूसरे दिन और 4 6 नाम आते हैं। तो क्यों ऐसा नहीं हो रहा कि एक बिल्कुल बिना लाग लपेट के पूरी सूची बाहर आए, और जो जिन लोगों का उसमें जिक्र है, ताकि जो विपक्ष है आपका वो ये आरोप ना लगा पाए कि आप ये जो सूची है इसको कहीं ना कहीं इस चुनावी दौर में बुलाने की कोशिश कर। देखिए, जहाँ तक रोशनी स्कैम का सामने आना इस टाइम पे, और 25,000 करोड़ का स्कैम है, JNK का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है ये भारतीय जनता पार्टी ने बाहर नहीं लाया। ये जो एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और ऑनेबल हाई कोर्ट की देख रेख में ये सारी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, ये चीज़ें सामने आ रही हैं। बाकी जहाँ तक आप बात करते हो कि बोतल से पूरा जिन बाहर क्यों नहीं आ रहा, मुझे लगता है ऐसा ऐसा पूरा जिन पब्लिक के सामने आएगा, और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उनको सेंट्रल हाई कमांड की बड़े स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि उन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। जहाँ तक अब्दुल्ला फैमिलीज़ की बात आती है, वाकया में इन लोगों ने बहुत घोटाले किए हैं, बहुत। रोशनी एक्ट इन्होंने लाया ही मुझे लगता है अपने लिए था, अपने करीबियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बिजनेस पार्टनर्स के लिए। वो सारी चीज़ें इससे ऐसा क्लियर हो रही हैं, और जब वो ऐसी चीज़ें की हैं कि कौड़ियों के दाम के हिसाब से इन्होंने लैंड ग्रैब किए हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, वो चीज़ों का इनको हिसाब देना पड़ेगा। चलिए, इसी के साथ जुड़ता हुआ एक सवाल, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि जब तक सिद्ध नहीं हो जाता नाम लेना थोड़ा सा मुझे लगता है समुचित नहीं होगा। कुछ नाम भारतीय जनता पार्टी के भी जुड़े हैं लैंड ग्रैबिंग से जुड़े मामलों में, यहाँ तक कि मामले भी दर्ज हुए, और इस संदर्भ में आपकी पार्टी की आला कमान के कुछ नेताओं ने ये भी कहा कि कार्रवाई होगी। मेरा सवाल ये है कि पार्टी की विचारधारा क्या यहाँ पर किसी तरह के पक्षपात का समर्थन करती है, या रोशनी स्कैम या इस तरह का कोई और ऐसा घोटाला जो जमीन से जुड़ा हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ जनता के पैसे के साथ, जनता के हितों के साथ समझौता किया गया हो, पार्टी का रुख कैसा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच, काम करने का तरीका, और सेंट्रल हाई कमांड की सोच, स्पेशली प्रधानमंत्री साहब की और उनकी पूरी टीम की मैं बात आपको कहूँगा। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का अगर लीडर या पॉलिटिशियन इन चीज़ों में होगा, इन स्कैम्स में उसके नाम आएंगे, उनको सेंट्रल हाई कमांड नहीं बख्शेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का जो बाकी पॉलिटिशियंस के साथ या बाकी लोगों के साथ जो स्ट्रिक्टनेस रहेगी, वो अपनों के साथ भी रहेगी। क्योंकि पहली सी बात है कि नेशन फर्स्ट, सेल्फ सेकंड पार्टी एंड सेल्फ लास्ट, वो ये चीज़ें हमारी हैं, और उसमें पार्टी का जो वो ये चलिए डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा स्लोगन है ये भी। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। इन दिनों चुनाव प्रचार में अगर हम तुलनात्मक ढंग से देखें, वी विल सी कंपेरेटिवली वट एवर द पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज विच आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस इलेक्शन, वी हैव सीन इट दैट द प्राइम लीडरशिप ऑफ योर पार्टी हैव पार्टिसिपेटेड इन सच अ कम्प्रीहेंसिव वे, सो पेनिट्रेटली दैट इट सीम्स कि पार्टी के आला दर्जे के केंद्र स्तर के मंत्री जो हैं वो चुनाव प्रचार में आ रहे हैं, और पूरा विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नुमाइंदों ने सलीके से काम किया होता तो उनको आने की नौबत ना महसूस होती। क्या आप इससे सहमत हैं? ये देखिए, ये उनके अपोजिशन के लोगों ने बातें करनी है, क्योंकि उनको इस टाइम पे कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास हो चुका हुआ है। चाहे आप अगर वैली की भी बात करते हो, वैली में की हिस्ट्री में पहली बार ही आपको कमल के फूल के झंडे आपको हर जगह पे नज़र आएंगे।
हमारे कार्यकर्ता हर जगह नज़र आते हैं, हमारी लीडरशिप हर जगह नज़र आती है, हमारी रैलीज़, हमारी मीटिंग्स ये ओपन नज़र आती हैं। ये चीज़ें जो वैली बेस्ड रीजनल पार्टीज़ हैं उनसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। जहाँ तक हमारी सेंट्रल हाई कमांड की लीडरशिप की आप बात करते हो, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की और देश की वाहिद पार्टी है। हमारी अगर छोटे से छोटा भी कोई चुनाव होता है या कोई ऐसी चीज़ें आती हैं, ये तो डीडीसी के चुनाव हैं, अगर मुझे लगता है कि पंचायत लेवल के भी हों, दूसरे भी हों, म्यूनसिपल के भी हों, कोई भी अगर हमारे चुनाव हों, भारतीय जनता पार्टी जब फाइट करती है तो पूरे दमखम के साथ हम लोग फाइट करते हैं। हमारी हमेशा जो प्लानिंग रहती है हाईकमांड की, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्लानिंग हमारे बराबर की नहीं होती है। हमारा एक सिस्टम होता है, सिस्टम के साथ काम किया जाता है। सेंट्रल हाईकमांड की देखरेख के नीचे हर इलेक्शन लड़ी जाती है और वहाँ से जो आदेश होते हैं, जैसी डायरेक्शंस होती हैं, उसके ऊपर काम किया जाता है। ये पूरी जो इस टाइम पे JNK में टीम हमारी सेंट्रल हाईकमांड की काम कर रही है, ये सेंटर से एक बनाई हुई और भेजी हुई टीम है। उनकी डायरेक्शन पे प्रॉपर काम किया जाता है, डेली अपडेट दिए जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेती है। जब हम कोई जंग लड़ते हैं तो पूरे दमखम से लड़ते हैं और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ लड़ते हैं। चलिए, अब इस जंग का आपने जिक्र किया है तो इस जंग के उन सिपा सलारों की बात करते हैं। मैं पिछले विधानसभा चुनाव की बात करना चाहूँगा। मोदी लहर एक स्थापित तथ्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक वक्त था, मैं पास्ट इंडेफिनिट में बात करना चाहूँगा, जब ऐसे लोगों ने भी वोट डाला जिन्होंने कभी वोट नहीं डाला था। और यही वो दौर था, मैं ललकार रैली का जिक्र यहाँ पे कर लेता हूँ। प्रधानमंत्री ने मैं कहूँगा नरेंद्र मोदी ने, जिसके बाद वो प्रधानमंत्री बने, जम्मू कश्मीर में ललकार रैली के जरिए, ख़ास तौर से मैं जम्मू की बात करूँ, एक जान फूकी। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि 25 तक का ये आंकड़ा आपने छुआ, लेकिन उस दौरान ऐसे बहुतेरे चेहरे थे जिन्हें पार्टी ने मैंडेट दिया था, लेकिन जिनका व्यक्तिगत जनाधार जो था वो बिल्कुल ना के बराबर था, सिफर था। उन लोगों का अपना पब्लिक के अंदर जो बैकग्राउंड था वो बहुत बढ़िया नहीं था। वो मोदी लहर के चलते मोदी लहर पर सवार होकर विधानसभा में पहुंच गए। मेरा सवाल ये है, उन लोगों में से बहुतेरे नाम ऐसे भी हैं, बहुतेरे आपके पार्टी के ऐसे नेता भी रहे जिनके साथ कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या पार्टी किसी तरह का कोई फेर बदलाव करेगी? आमूलचूल ढंग का परिवर्तन होगा या माइनर ढंग का परिवर्तन होगा, या ये देखा जाएगा नए सिरे से कि क्या उन्हीं उम्मीदवारों को दोहराना है या कुछ नए चेहरों को भी मौका मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है, मैं वो बात आपसे दोहराऊंगा। जब वो असेंबली इलेक्शंस का टाइम आएंगे, अभी काफ़ी टाइम है इस चीज़ को, सेंट्रल हाई कमांड इन चीज़ों के ऊपर पूरा जो एक सिस्टम होता है उसके साथ हर इंसान के ऊपर नज़र रखती है। ए जो ग्रुप होता है, ए पे भी नज़र रखी जाती है, बी पे भी रखी जाती है, सी पे भी, डी पे भी। और भारतीय जनता पार्टी का बहुत डिसिप्लिन की बात है, जो जिसके ऊपर हाथ रखा जाता है कि ये यहाँ से इलेक्शन लड़ेगा, पूरी पार्टी उसके मान सम्मान के साथ उसके पीछे चलती है। ये एक बहुत बड़ी हमारी पार्टी की और हमारे कार्यकर्ताओं की बहुत एक लगन है पार्टी के साथ, क्योंकि दिलो दिमाग से पार्टी के साथ जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ता हैं। तो जब वो टाइम आएगा, बहुत सारी चेंजेस आएंगी, बहुत सारे नए चेहरे सामने आएंगे, लेकिन वही चेहरे आएंगे जिनको सेंट्रल हाई कमांड ने पूरी तरह से जान के, पूरी तरह से उनका एक एग्ज़ाम होता है, उसमें से जब वो पास होकर निकल के आएंगे वो लोग, तो उन्हीं लोगों के सेंट्रल हाई कमांड डिसीजन लेके उनके नाम सामने आएंगे। और मुझे लगता है कि अच्छे सामने चेहरे आएंगे, सब कुछ अच्छा होगा और जम्मू कश्मीर के हित के लिए अच्छा होगा। अभी एग्जामिनेशन में समय है, ये आप कहना चाहते हैं? चलिए, अभी काफ़ी लंबा टाइम है, उसके ऊपर सेंट्रल हाई कमांड मैं समझ सकता हूँ। बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, बहुत कुछ देखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उसमें एक दो चीज़ नहीं होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिर में समय की कमी है, हम लोग बिल्कुल समापन की ओर हैं। एक और बड़ा सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगा, एक आम आदमी जो थोड़ा बहुत जागरूक है, अखबार पढ़ता है, कुछ एक खबरिया चैनल्स को देखता है, जम्मू कश्मीर में जो प्रिसाइड करता है, ये देखने में आ रहा है, ये एक जनमानस में ये बात देखने में आ रही है कि जम्मू कश्मीर की सत्ता कहीं ना कहीं कुछ एक गिने चुने नेताओं के हाथ में है, जो केंद्र में बैठे हैं और वहाँ से बैठकर सरकार चला रहे हैं। क्या ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र का फोकस जम्मू कश्मीर पे रहता ही है, और जो भी नेता जम्मू कश्मीर के ऊपर नज़र ज़्यादा रखते हैं, उनको डायरेक्शन हाई कमांड की तरफ से होती है कि जम्मू कश्मीर पर नज़र रखी जाए, प्रॉपर ढंग से सारी चीज़ें देखी जाए और छोटी छोटी चीज़ें नोट की जाती हैं। और इन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है कि एक आम आदमी को
कैसे हमने स्टेबल करना है, कैसे ऊपर लाना है, कैसे लोगों को ट्रैक के ऊपर लाना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं बहुत बिछड़े हुए हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत चीज़ों में हम रेस्ट ऑफ इंडिया से अभी भी पीछे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल हाई कमांड की ये कोशिश है कि किसी तरह से जम्मू कश्मीर के आवाम को ऊपर लाया जाए, ताकि हम लोग खुल के सांस ले सकें, हर घर में खुशी हो, हर घर में रोज़गार हो। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है और जो सेंट्रल हाई कमांड के वो लीडर्स हैं वो इन चीज़ों के ऊपर पूरा वर्कआउट कर रहे हैं और उनके रिजल्ट्स मुझे लगता है आने वाले दिनों में दिखेंगे। तारिक साहब, एक आखिरी सवाल, समापन की तरफ तो हम चल ही पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी को हमने राज्य स्तर पर कोशिश की, जो भी इस वक्त की एग्जिस्टिंग पोजीशंस थी उनके ऊपर हमने जिक्र किया। अब मैं एक राष्ट्रीय स्तर पर आपसे बात करना चाहूँगा। कुछ एक हालिया विधानसभा चुनाव में हम देखें तो औसतन कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट्स में, खासतौर से अगर हम बिहार की बात करें, पश्चिम बंगाल में भी अगर हम बात करें तो हिंसक घटनाओं का एक बड़ा सिलसिला, एक बड़ी लंबी फेहरिस्त पिछले 2-4 महीनों में देखने को मिली। और इसके साथ मैं जोड़ना चाहूँगा पंजाब के वो किसान जो मौजूदा समय में दिल्ली में हैं। क्या केंद्र सरकार, मरकज में बैठे लोग उन किसानों को जिनके प्रति इनका दावा है कि कोई जाति नहीं हो रही, जो भी तय किया सरकार ने वो वाजिब है, सही है, किसानों के हित में है, तो क्या केंद्र सरकार उन किसानों को अपने एजेंडे को या अपनी सकारात्मक सोच को बताने में असफल रही है? इस वजह से किसान सड़कों पर है और पानी की बौछारें और टीयर गैस जो है उनको झेलनी पड़ रही है। देखिए, जहाँ तक किसानों की बात आती है, सेंट्रल हाई कमांड ने किसानों के लिए जो चीज़ें फिक्स की थी उससे किसान कहीं ना कहीं, किसानों को मैं कहूँगा आपको, जो पंजाब की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने प्रॉपर ढंग से उनको वो चीज़ें मैनेज नहीं होने दी, वो मैसेजेस नहीं उनके तक पहुँचे। किसान भी बड़े सीधे साधे होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, और उनको गुमराह किया गया किसानों को। और किसान आंदोलन कर रहे हैं, ट्रेन्स डिस्टर्ब चल रही हैं, पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिस्टर्ब है जो वाया पंजाब होके जम्मू में भी आता है। मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने और जो कंसर्न मंत्री हैं हमारे, जो जिनके अंडर ये सभी किसानों के डिपार्टमेंट्स आते हैं, उन्होंने किसानों को डेट भी दे दी है। आई थिंक 23 दिसंबर की डेट फिक्स हो गई है किसानों की मीटिंग के लिए, और वो मीटिंग होगी और बहुत सारी चीज़ें उसमें एमिकेबली सॉर्ट आउट की जाएंगी। जो चीज़ों में किसानों को लग रहा है कि उनको नुकसान हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो चीज़ें सेंट्रल हाई कमांड बड़ी जल्दी एमिकेबली बैठ के सॉर्ट आउट करने वाली है। वो मुझे लगता है कि जल्दी हो जाएगा सारा कुछ। और जो लोग इस चीज़ को अभी तक डिस्टर्ब करने में लगे हुए हैं उनको इस चीज़ का मैसेज जाएगा, क्योंकि उन्होंने किसानों को काफ़ी डिस्टर्ब किया पिछले कुछ दिनों से। डॉक्टर ताहिर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बड़े सादे लहजे से बताने की कोशिश की कि पार्टी का मौजूदा होमवर्क कैसा है और किस तरीके से चुनाव में पार्टी उतर रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थे भारतीय जनता पार्टी के राज्य स्तरीय प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर। एक बात आखिर में मैं जो इनकी उपस्थिति में आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, इन्होंने बड़े दावे के साथ ये कहा है कि टोल प्लाजास को सरकार हटाने जा रही है। मैं एक चीज़ अपने दर्शकों को बता दूं, ख़ास तौर से वो लोग, वो मरीज और उनके तीमारदार जो कैंसर से पीड़ित हैं, जो सीकेडी के पेशेंट्स हैं, डायलिसिस के लिए जिनको हफ्ते में 2 या 3 मरतबा, चाहे वो कठुआ के हैं या सांबा के हैं, कटरा तक जाना पड़ता है, क्योंकि यही एकमात्र अस्पताल है जहां बढ़िया ढंग से इलाज होता है। तो ये लोग बड़े परेशान थे, आहत थे, और उन श्रद्धालुओं में भी कहीं ना कहीं रोष था जो सड़क मार्ग के जरिए माता वैष्णो देवी के दर्शनार्थ आते थे। तो इस यकीन के साथ कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम इस बात का संज्ञान लेगी कि जो नियम कहते हैं 60 किलोमीटर की दूरी, तदोपरांत उस सड़क विशेष जिसके ऊपर की टोल प्लाजा लगाया जा रहा है उसकी कुल लागत का औसत मूल्य और इसके साथ जुड़े वो तमाम कायदे जो ये तय करते हैं कि टोल प्लाजास की वास्तु स्थिति क्या होनी चाहिए, इस पर बहुत जल्द केंद्र सरकार संज्ञान लेगी। और इस उम्मीद के साथ कि स्थानीय लोगों को, जम्मू, कठुआ और सांबा के राष्ट्र प्रेमी लोगों को इन टोल प्लाजा से निजात मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। एक मर्तबा फिर आपसे भेंट होगी इन्हीं तरह के उन तमाम मुद्दों के साथ जो जुड़े हैं आम आदमी के साथ, जनमानस के साथ, और इस यकीन के साथ कि हम किसी बेहतरीन निष्कर्ष तक पहुंचेंगे, क्योंकि सच्चाई
और पूरे ईमान के साथ बिना बिलाग, बिना किसी निर्भीक निडरता के सच्चाई को आप तक लाने के लिए वचनबद्ध हैं। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।